14 सितंबर में क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ज्ञान वापी केस में, ईडब्ल्यूएस कोटा से संबंधित क्या चीज़ें हैं, रशियन ऑयल रिटेल इन्फ्लेशन भैया कहाँ पहुँच चुका है, पोर्नोग्राफी में क्या चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोली है, क्या राइट टू फंडामेंटल राइट है क्या पोर्न देखना, क्या चीज़ें हैं, रक्तदान अमृत महोत्सव क्या, एडॉप्शन रूल से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज के करंट अफेयर में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ का लिंक, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। यूपीएससी यूपी पीसीएस का हमारा 1-to-1 करेक्ट और मतलब करंट हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, सब कुछ जो है 2023 का कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है। मेंटोरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग सब वहाँ पे आप लोग के हिसाब से कराई जाती है। ठीक, मतलब कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हो। यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। ठीक, तो चलिए, पहला है सोशल मीडिया। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जीएस पेपर 3 में सोशल मीडिया करके एक अलग से टॉपिक दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें उसमें लिखना। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता आ रहा है। जितना आप देख रहे हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बोला जाता है कि 2016 में फेसबुक, एक कैम्ब्रिज एनालिटिका करके है, उसने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, पूरा जो है उसके फाइनल रिजल्ट तक। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कि व्हाट्सएप, ट्विटर पूरी दुनिया को हिला के रख रहे हैं, गवर्नेंस से लेके हर चीज़ में। ठीक, तो इनका इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया कंपनीज का। कुछ गिनी चुनी जो है यहाँ पर, जो टॉप मोस्ट है, उनका यहाँ पे मैंने लोगो भी लगाया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने 6 जो है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल अभी आइडेंटिफाई किए हैं, चिन्हित किए हैं कि इनकी पावर, सोशल मीडिया के हाउसेस की पावर को कुछ चेक किया जा सके, एकदम बिल्कुल ऐसा ना हो कि दानव बन जाए। ठीक है, बिकॉज जैसे कि एक कोट है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो इसलिए जो है रोकना, चेक करना जरूरी है। चेक एंड बैलेंस वाली चीज़ है। कौन से वो एरिया है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर अगर मान लो सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप इन एरिया को लेते हुए, ये चैलेंजेस को लेते हुए आप वे फॉरवर्ड बता सकते हैं, जो कि यहाँ पर 6 प्रिंसिपल की तरीके से उन्होंने बताए भी हैं। तो क्या क्या है भैया, एक तो किस एरिया पे काम करेंगे, कंपटीशन। ठीक है, एरियाज फ्रॉम कंपटीशन। ठीक, ये वो एरिया हैं जिनमें जो है यूएस ने चिन्हित किए हैं कि यहाँ पर कुछ चेक रखने हैं। एक तो कंपटीशन, ऐसा ना हो कि भैया कंपटीशन ही खत्म कर दें, फिर तो भैया एकाधिकार चलेगा, मोनोपोली चलेगी तो दिक्कत है। प्रिवेसी, ठीक, गोपनीयता। यूथ मेंटल हेल्थ, आजकल देख रहे हो पगला पगला के सब जो है टिकटॉक बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, नौटंकी पूरी जो है यही सब चल रही हैं चीज़ें। ठीक, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ बता कुछ जा रहा है। ठीक है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ है। इलीगल एंड एब्यूजिव कंडक्ट, मतलब कई लोग जो है खाली गाली फकड़ी दे के ही जो है उनको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तो वो गाली देते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये एक है पूरा, इलीगल एंड एब्यूजिव कंडक्ट इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये चीज़ हो गई। इसके बाद एल्गोरिथम, ठीक, एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये सोशल मीडिया हाउसेस की तरफ से है कि कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, किसका जो है डिलीट किया जा रहा है ट्वीट, किसका जो है चलाया जा रहा है। ठीक, और कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। कोई मान लीजिए ट्विटर को बोला जा रहा है कि थोड़े से लेफ्ट विंग वाले हैं, तो राइट विंग वालों का जो पॉलिटिकल विचारधारा, उन लोगों का जो है ये ऐसी एल्गोरिथम बनाई गई कि उनके ट्वीट जो है अपने आप डिलीट हो जाते हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं, बाकी सब जगह ये चीज़ें हो रही, तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया। तो ये जो है एरियाज हैं। पहला क्या है, कंपटीशन। दूसरा प्रिवेसी। तीसरा जो है यूथ मेंटल हेल्थ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। ठीक, 1 2 3 4। पांचवा है लीगल एंड एब्यूजिव कंडक्ट इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। 5 और छठा एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 एरिया पे आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये प्रिंसिपल क्या है, पूरे ग्लोबल स्केप्टिसिज्म है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है। इंडिया में भी ऐसा कुछ है कि उनको चेक करना जरूरी है, कि उनका जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस है, उसको चेक करना जरूरी है। अब यूएस ने जो है इन एरियाज पर कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन जो अवेलेबल है सोशल मीडिया का, उसको हटाने की या फिर चेक करने की बात करी। ठीक, उसी प्रकार से इंडिया में भी जो लॉ है, ठीक, तो उसमें भी क्या है कि जो ये सोशल मीडिया हाउसेस है ना, उसका भी ये लोग लाभ उठाते हैं। अब समझो,
इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, उसमें सेक्शन 79 ये कहता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये इंटरमीडियरी हैं, यानी कि बिचौलियां हैं। ठीक, यहाँ पे एक सेंडर आया और एक रिसीवर आया। ठीक, तो ये कहते हैं सोशल मीडिया वाले कि भैया हम तो इंटरमीडिएट, हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है, कोई आके कुछ बोल रहा है, कुछ आके सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें उससे इंटरमीडिएट होने की वजह से हमें कोई जो है लाइबल नहीं कर सकता कि तुमने ये चालू करवाया। हम तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं भाई साहब। ठीक, आप हमारे मंच पे आ रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारे लॉ में सेक्शन 79 में बोला गया है। ठीक, और इसकी वजह से लीगल एक्शन के ऊपर नहीं होता, लेकिन इसका दुरुपयोग ही करते हैं। उसी प्रकार से यूएस में भी है, इतना तो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 230 यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है, उसका भी उपयोग वहां पे सोशल मीडिया हाउसेस करते हैं बचाव करने के लिए अपना। ठीक, लेकिन ये जो 6 एरियाज हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक, अगला टॉपिक है ज्ञानव्यापी मॉस्क। अब देखो यहाँ पे आपने न्यूज चैनल अगर खोलोगे ना, तो उनको लगेगा कि आपको पता नहीं सब मॉस्क बदल दिया गया है, मंदिर बन गया है। बहुत ही मतलब इस तरीके, जो आम जनता है ना उसको तो इतना उल्लू बनाया जा रहा है कि पूछो ही मत। ठीक है, पूरे हर्षोल्लास से लड्डू बट रहे हैं। मतलब क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो? मीडिया हाउसेस का मतलब सिस्टम ही पूरा बिगड़ गया। मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता था गवर्नमेंट का। ठीक, एक जुडिशरी होता है, दूसरा लेजिस्लेचर होता है, तीसरा एग्जीक्यूटिव होता है, 3 आपने स्तंभ सुने, चौथा मीडिया होता है। मीडिया का काम होता है पब्लिक की तरफ से जवाब पूछना। अब यहाँ पे तो भैया पूरा ही सिस्टम खराब कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली समझिए। ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, यहाँ पर आप लोगों ने पीछे सुना होगा कि उन्होंने बोला शिवलिंग है हिंदुओं ने। ठीक, मुस्लिमों ने बोला कि नहीं नहीं ये तो फव्वारा है। वहां की तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है। अभी इस वाले में यहाँ पर 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की। ठीक, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और उसमें जो है आपका महिलाओं ने 5 महिलाओं ने ये कहा कि अभी हमको साल में एक बार वहां पे पूजा करने का अधिकार ऑलरेडी है। ठीक है, उसको साल भर कर दो बस मेरे भैया, ये बात कही गई थी याचिका में। इस याचिका के अगेंस्ट में जो है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है पहुंच गई वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उन्होंने कहा कि भैया ये चीज इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि मस्जिद हटा दो मंदिर बनेगा, ना ना ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक दिन पूजा करने की इजाजत है। उसको साल भर करने के लिए 5 महिलाओं ने अर्जी दी थी। उस पे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चैलेंज किया। ठीक, और कहा कि ये जो है नहीं होना चाहिए, जिस पर कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खाली इनकी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जो बात थी कि इनको इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, उसको डिसमिस कर दिया है। तो याचिका में ये कहा, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा देखिए यहाँ पर मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करना या फिर इस तरीके का कोई भी इशू है ही नहीं। ठीक, उसकी कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे खाली पूजा करने की बात हो रही है, वर्शिप करने की बात हो रही है, जो ऑलरेडी एक दिन है उसको साल भर 365 दिन करने की बात चल रही है। इसलिए जो है हम इसको और अलाउ कर सकते, इस पर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो ये जो केस है ये चलेगा। इसमें मतलब हम देखेंगे कि भैया इनको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें कोई वो थोड़ी ना है मंदिर मस्जिद वाली बात। और यहाँ पे कोर्ट जो है उसने ये कहा कि जो सूट फाइल किया गया है ये लिमिटेड है, कन्फाइंड टू राइट ऑफ वर्शिप एज ए सिविल राइट एंड फंडामेंटल राइट एज वेल एज कस्टमरी एंड रिलीजियस राइट। ठीक, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट में हो, ना ना, वो सब कुछ बात नहीं है। कौन महिलाएं थी जिन्होंने सूट फाइल किया है? राखी सिंह और 4 अदर महिलाएं हैं। ठीक, उन्होंने कहा है कि हमें माँ श्रृंगार गौरी जो एक है लॉर्ड गणेशा और अदर विजिबल एंड इनविजिबल डाइटी डेली एट द स्पेंड सेट प्रॉपर्टी टिल एज रिसेंटली 1993 तक लगातार हम लोग को डेली जो है वर्शिप करने को मिलता था, लेकिन 93 के बाद जो है सिर्फ एक दिन साल में कर दिया गया था, उसको हम पूरे साल चाहते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। अब इसमें जो है मीडिया हाउसेस में आप खोल के देख लो एक बार, वहाँ पे ऐसे नाच रहे होंगे जैसे पूरा मस्जिद गिरा के मंदिर बना दिया गया हो। तो ये सब थोड़ा सा बचिए, ऐसा नहीं है कि बहुत जो है प्रोपेगेंडा भी है। और इसके पीछे लॉ कौन कौन से हैं जिसपे भाई कोर्ट को डिसीजन लेगा तो लॉ के अनुसार को ही तो इंटरप्रेट करता है, उसी की व्याख्या। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेश जो है उन्होंने बोला कि
ना तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ना तो वक्फ एक्ट 1995, ना तो यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, ठीक, इस सूट को दायर होने से रोकता है, कोई नहीं रोकता इसे, ठीक। और उन्होंने ये भी कहा कि प्लेंटिफ के पास में, मतलब कि जो अंजुमन वाले लोग हैं उनके पास में पूरा राइट है, वो प्रूव कर सकते हैं भैया सबूत के साथ में कि ये गलत है, तो फिर हम नहीं करने देंगे, ठीक। 22 सितंबर पे इस पे हेयरिंग होगी। पूरी चीज समझ में आ गई ना, ठीक। इसको जो है अपने शब्दों में थोड़ा छोटा छोटा नोट्स लिख लिया करो। अब जैसे पढ़ लिया समझ लिया, जो समझा है वो बार लिख लो, हर वर्ड टू वर्ड कॉपी मत करो, नोट्स वैसे ही होते हैं। अगला टॉपिक है EWS कोटा, ये हम लोग ने पढ़ा भी था, आज चलो फिर से इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। 130वां अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो जनरल कैटेगरी हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनमें से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको जनरल कैटेगरी के बचे हुए 50% में, जो कि इंदिरा स्वाने केस में दिया गया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो उस 50% के अंदर जो है 10% जनरल कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन दे दिया आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट नौकरियों में, ठीक। इस पे जो है कई सारे लोगों ने याचिका दायर की। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास पहुंच गया, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती। इस बेंच को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी हेड कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 3 चीज़ों पे हम ये चेक करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट आया है, ठीक है, 103वां, ये क्या हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन है जो केशवानंदा भारती में आया था केस में 1973 में, तो क्या उसका उल्लंघन कर रहा है क्या कि नहीं कर रहा, बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे को, ठीक है। तो उन्होंने कहा 3 टेस्ट हम करेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे भी। 3 टेस्ट में क्या है कि पहला ये टेस्ट है क्या रिजर्वेशन, क्या आरक्षण आर्थिक क्राइटेरिया पे दिया जा सकता है। दूसरा उन्होंने बोला कि क्या ऐसे शैक्षिक संस्थान जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वित्तीय पोषण नहीं किया जाता, क्या उसमें भी हम रिजर्व स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं एडमिशन देने के लिए प्राइवेट संस्थानों में, निजी संस्थानों में, ठीक। तीसरा इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन दिया गया 10%, इसमें से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, OBC, SC, STs, इनको क्यों नहीं जगह दी गई है, क्या इनको जो है उसमें जगह नहीं दी गई, तो क्या इसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा जो है वायलेट होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये 3 टेस्ट किए जाएंगे। पहला, आर्थिक क्राइटेरिया के बेस पे रिजर्वेशन मिल सकता है। दूसरा, ये जो निजी जो प्राइवेट शैक्षिक संस्थान है जहाँ पे सरकार कुछ भी पैसा कुछ भी एड नहीं देती है, क्या वहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन एडमिशन के हो सकते हैं। और तीसरा ये कि जो 10% तुमने एक तरीके रिजर्वेशन ही दिया है ना, रिजर्वेशन तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस रिजर्वेशन में आपने सिर्फ जनरल वालों को ही क्यों रखा, आपने बाकी लोगों को क्यों नहीं अलाउ किया है। तो इन तीनों टेस्ट पे अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो ये पता चलेगा कि हाँ, ये जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना की है। तो फिर हम इसको जो है नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं। 103 वाले अमेंडमेंट में हुआ क्या था, इसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 को जो है जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत 10% का आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं सामान्य कैटेगरी में, उनको जो है आरक्षण दिया गया था शैक्षिक उच्च शैक्षिक संस्थानों और इनिशियल रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स। इनिशियल रिक्रूटमेंट से यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि प्रमोशन में नहीं, बस घुसने के लिए गवर्नमेंट जॉब में। तो हर एक चीज़ का जो है यहाँ पे मीनिंग होता है। ये वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया तो ये बेफिजूल में नहीं है, ठीक है, तो मतलब फिजूल में नहीं है, ये इसके पीछे रीज़न है। ये कौन सा केस है, नागराज केस। नागराज केस जो है प्रमोशन इन जॉब से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट का। ये केसेस का मैं सारी जो है एक वीडियो बनाऊंगा, वो मिल जाएगा आपको, जिसमें मेन सी बातें होंगी। अगला टॉपिक है G7 प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। आप देखो यहाँ पे सिस्टम ये है कि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था G7 कंट्रीज ने कि तुमने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया, ठीक, तुम ये एग्रेसर क्यों बन रहे हो। तो उन्होंने कहा प्रतिबंध बना दिया, तुम्हारा तेल कोई नहीं खरीद पाएगा। हालांकि तेल जो है यूरोप वाले बहुत ज़्यादा, यूरोप तो पूरा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक। यूरोप एक ठंडी जगह है, वहाँ पे उनको जो है घर को गर्म रखने के लिए बाकी जो है तेल वेल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो रशिया से वो तेल लेते हैं फिर। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे G7 ने इनके एग्रेशन की वजह से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ऑयल तुमसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे रशिया ने क्या किया, रशिया ने कहा कि अरे चाइना, ओ इंडिया, आओ यार तुम लोग जो है दोनों लोग मिलके
एक 1.4 बिलियन और दूसरा भी 1.2 बिलियन, 3 बिलियन जो है पॉपुलेशन, आओ तुम लोग तेल हमसे लो फायदे में, मतलब डिस्काउंट में तुमको दे रहे हैं, ले लो आके। तो इंडिया ने भी और चाइना ने भी कहा कि भैया बिल्कुल लेंगे। इंडिया के लोगों ने कहा, मना भी, मतलब पूछे भी क्वेश्चन, तो जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमसे क्या पूछ रहे हो, पहले तुम यूरोप से देखो, यूरोप जितना तेल खरीद रहा रशिया से अभी भी, प्रतिबंध के बाद भी, उससे हम कम ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क, बहुत अच्छा जवाब दिया था। फैक्ट्स देखो जो होते हैं उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर भी रशिया ने जो है, रशिया से चाइना और इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में तेल, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पे G7 वालों ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम एक प्राइस कैप लगा देते हैं कि इसके नीचे तो नहीं बेचा जा सकता, मतलब इसके ऊपर ही आपको खरीदना पड़ेगा। इस तरीके की बात यहाँ पे चल रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को जैसे जो मिल रहा है उसी हिसाब से करेंगे। ये थोड़ी ना है कि जब फ़ायदा हो सकता है तो हम फ़ायदा ना लें। और रशिया ने ऐसा नहीं है, देखो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है, चाहे न्यूक्लियर पावर हो। अरे जब अंतरिक्ष में, ठीक है ना, स्पेस में भी भेजना था किसी व्यक्ति को, तो उन्होंने राकेश शर्मा को बुलाया, यूएसएसआर ने इंडियन को बुलाया। न्यूक्लियर पावर में कितने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर दिए, हमको डिफेंस के लिए मदद करी, हमको 71 वाले वॉर में हमारा पूरा वो किया। कहाँ था तब यूएसए, बताइए यूएसए कहाँ था? आज जब यूएसए को चाइना से खतरा लग रहा है तो यूएसए हमारे साथ में है, क्या कल को रहेगा? नहीं नहीं, यूएस हमेशा से रियलिस्ट रहा है, हम हमेशा से आइडियलिस्ट, आदर्शवादी रहे हैं, लेकिन अब हम भी रियलिस्ट बन गए हैं। क्योंकि यार इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम उनके बारे में नहीं सोच के दुनिया के में हम बुरे कहलाएंगे, ये सोच के अगर चलेंगे तो हमारा जो है अस्तित्व खतरे में आ सकता है। ठीक, अगला टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, खुदरा, यानी कि जो एक होता है थोक मतलब होलसेल, और दूसरा होता है रिटेल इन्फ्लेशन। ये किससे पता चलता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है। ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैंने आप लोग को मॉनेटरी पॉलिसी वाला एक वीडियो है, उससे संबंधित ये सारी चीज़ें बताई थी। आई बटन पे आपको वाला जो है वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिटेल इन्फ्लेशन में जो हम लोग खाते पीते हैं, चीज़ें जो कंजम्पशन करते हैं, उससे संबंधित एक बास्केट बनाई जाती है। उस बास्केट के हिसाब से कि एक टाइम फ्रेम में, जैसे मान लीजिए इस महीने का पिछले साल के सेम महीने में अगर हम कंफर्म कैलकुलेट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई सेम चीज़ मान लो 100 रुपये की पिछले साल के सेम महीने में थी, इस बार 103 रुपये की हो गई, तो 3% की बढ़त हुई है। ठीक, तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये समझो यहाँ पर कि लगातार 8 महीने से हमारा जो इन्फ्लेशन को हम कंपेयर करके निकाल रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन को, वो 6% से ज़्यादा है, जो कि आरबीआई की थ्रेशोल्ड लिमिट 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रह रही है। और इसी को जो है कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, मुख्यतः जो है आपकी रेपो रेट, उसमें अभी रिसेंटली ये आरबीआई क्या कर रहा है, हाइक यानी कि बढ़ा भी रहा है, ताकि मार्केट में पैसे की सप्लाई, मनी की सप्लाई कम हो। लोग के पास में जब सप्लाई कम होगी तो वो डिमांड कम करेंगे तो जो है इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस बार जो रिटेल इन्फ्लेशन है अब की बार भैया 7% हो गया। पिछले महीने जो है, ये अगस्त का डेटा आया है, इसके अगस्त से पहले कितना था? इसी साल में 6.71% था, थोड़ा रिलीफ था, लेकिन फिर से देखो बढ़ गया, 7% हो गया। अच्छा, ये जो पूरी बास्केट है कंजम्पशन की, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में भैया बढ़ा है, जिसकी वजह से ये रिटेल इन्फ्लेशन पूरा जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, जीपीएल, वो है फूड के प्राइसेस। भैया खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। ठीक, भले ही आपको मीडियम ना दिखे, कुछ ना करे, बट सच्चाई ये है खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और सच बताऊं, महंगाई सबसे ज़्यादा, पॉवर्टी, एक जो डिजीज़ है ना भारत में जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, वो है पॉवर्टी। लगातार चल रही है, अभी भी कोई कम नहीं हुई है। और महंगाई सबसे ज़्यादा, पॉवर्टी, जो लोग थोड़ा बहुत जीवन यापन किसी प्रकार से कर पा रहे हैं, उनको फिर से धकेल देता और कई उनकी पुश्ते तक नहीं निकल पाती है, तो उनके बारे में कौन सोचेगा। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर आरबीआई कुछ कदम उठाएगी, रेट हाई और करेगी, और प्राइस को जो है गिराने की कोशिश करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फूड की जो कीमतें वो बढ़ गई हैं, फूड बास्केट बढ़ गई है, जिसकी वजह से खुदरा जो आपकी मुद्रास्फीति वो बढ़ी है। ठीक, साथ ही साथ अगर रूरल और अर्बन एरियाज़ में आप देखोगे तो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई है अर्बन एरिया से कंपैरिजन में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई ज़्यादा। ठीक, आपका जो है
खाने पीने की चीज़ों में महंगाई ज़्यादा, ठीक। कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि भैया दाल, दूध, फ्रूट, वेजिटेबल, क्या खाएगा आदमी, चलो जो भी है। खैर, अगला टॉपिक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब आप लोगों को पता है कि जुडिशरी जो है अपनी अपॉइंटमेंट्स जजेस की या फिर जो भी हैं उनको कैसे करती है, कोलेजियम सिस्टम से करती है। कोलेजियम सिस्टम जो है बना कि जुडिशरी ने कहा कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए एग्जीक्यूटिव से, ठीक। और इसको बोल दिया उन्होंने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। और साथ ही साथ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी को अलग अलग रखना आर्टिकल 50 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बताया भी गया है। तो इसके लिए ये धीरे धीरे इन्होंने प्रोसेस जो है अपने हाथ में ले लिया कि जो नियुक्तियां हैं न्यायिक एरियाज में जजेस की, ऑफिसर्स की, उनको जो है खुद जुडिशरी ही करेगा, इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव बना देगा तो हो सकता है कि वो जुडिशियल जज जो है वो एग्जीक्यूटिव का फेवर ले जाए, ये इसके पीछे लॉजिक है, ठीक। ये कॉलेजियम सिस्टम 3 केसेस में आया था। पहला केस आया था पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको जजेस ट्रांसफर केस बोला जाता है 1981 में, ठीक। इसमें कुछ जो है बात हुई थी कि हाँ कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक, और प्रेसिडेंट के साथ में, ठीक, तब अपॉइंटमेंट हो पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट आया, केस आया 1993 में, देख लो 12 साल बाद। तो इसमें कहा कि देखिए परामर्श तो चलिए ठीक है, बट इसमें जो सीजीआई का अकेले का जो है परामर्श जो कुछ कहते वही नहीं चलेगा। 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं आपके, उनका भी यहाँ पर सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ पूछना पड़ेगा उनसे, तब उनकी सबकी जब डिसीजन होगी तब माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ फिर ये सेकंड केस में आ गया, इसके बिना नहीं कर सकते। फिर तीसरा केस आया 1998, 5 साल बाद, ठीक, इन री मतलब रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998। अब रेफरेंस का क्या मतलब है, आर्टिकल नंबर 143 पढ़ो जरा, उसमें क्या बताता है कि प्रेसिडेंट को मान लो किसी लॉ की में, मतलब मान लीजिए उनके पास कोई लॉ आया तो उनको कोई रेफरेंस लेना है, एक लॉ के संबंधित उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि भैया ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है पूछ सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि भैया बताओ कि ये सही है कि नहीं सही है। कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, उसका जवाब फिर सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जब आया तो उसमें क्लियर हो गया कि हाँ प्रेसिडेंट कर सकता है, पूरा कंसल्ट करना पड़ेगा, परामर्श जो है अकेले का नहीं, सीजीआई का सबसे करना पड़ेगा। और जो डिसीजन कॉलेजियम में बनेगा, कॉलेजियम की क्या चीज़ें हैं वो इतना नहीं बताई गई, लेकिन ये है कि जुडिशरी खुद से ही जो है अपॉइंटमेंट्स के जो नाम देगा उनको वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को। और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया, मान लीजिए नाम दिया, ठीक, एक लिस्ट दी, उसको एग्जीक्यूटिव ने वापस कर दी, ठीक है, फिर कॉलेजियम सिस्टम ने, जुडिशरी ने फिर से वो लिस्ट घुमा के वापस दी एग्जीक्यूटिव को यानी कि सरकार को, तब ये मना नहीं कर सकता, इस बार रिकंसिडरेशन के बाद में मना नहीं कर सकता, फिर इसको नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये सिस्टम है। तो फाइनली मतलब जुडिशरी की ही चलती है। और अभी जो है यू ललित जी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, किसको हेड कौन होते हैं कॉलेजियम के, भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो यू ललित जी ने 8 नाम बॉम्बे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए दिए हैं, 6 इसमें से जुडिशियल ऑफिसर हैं और 2 इसमें एडवोकेट हैं, ठीक। तो इसमें जो है 68 टोटल स्थान कितने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, 94, इसमें से 68 जो है अब जजेस मतलब हो जाएंगी स्ट्रेंथ, ठीक। और बाकी जो इंडियन जुडिशियल कॉलेजियम सिस्टम है ये मैंने ऑलरेडी आपको पूरा जो है डिटेल में समझा दिया है। अब अगला टॉपिक है कमोदीपक चित्र, पोर्नोग्राफी। सभी जानते हैं इस चीज़ को, पोर्नोग्राफी क्या होता है। अब यहाँ पर एक याचिका दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो लोग पॉर्न देखते हैं, उस याचिका में क्या बोला गया समझिए। उन्होंने बोला कि जो लोग पॉर्न देखते हैं इंटरनेट पे वो लोग सेक्स क्राइम ज़्यादा करते हैं, ठीक, इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज़, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया कि ये जो आपने याचिका दायर की है इसको हम जो है कोई महत्व नहीं देते हैं, इसको हटाओ, फालतू तुमने याचिका दायर कर दी। यहाँ पर हमने जो है ऑलरेडी ये चीज़ पहले बता रखी है, इस पर पहले बातचीत हो चुकी है, ठीक। फिर से बता रहा हूँ, पॉर्न देखने से लोग सेक्स क्राइम करते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब सेक्स क्राइम बच्चों के खिलाफ भी, मतलब बच्चों के साथ भी किया जाता है, ऐसा बोला गया था याचिका में, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर अब आपको देखिए समझना जरूरी है, लॉ इन सबसे मैं बताया भी, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक जो है जजमेंट दिया था, उसमें बताया था कि देखिए पॉर्न जो है वो देखना मना नहीं है, देखना मना नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट प्लेस में अपना जो है चुपचाप अपना देख रहे हो तो ठीक। जो ये जजमेंट है वो बता रहा हूँ मैं, ना अपनी इच्छा बता रहा हूँ ना दूसरे की, मैं जो जजमेंट है वो बता रहा हूँ। बाकी तो सभी को पता है, सभी देखते होंगे शायद, ठीक है, शायद नहीं देखते ही होंगे। व्यूइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइट्स एक्सप्लिसिट मटेरियल इन प्राइवेट स्पेस इज नॉट इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2015 जुलाई में ये तक भी कहा था कि हम किसी भी वयस्क आदमी को रोक नहीं सकते अपने फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये कौन सा आर्टिकल आया? आर्टिकल नंबर 21, ठीक। मतलब एक तरीके से ये भी आ सकता है अगर एग्जाम में कि पॉर्न देखना इज ए राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल हम देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट है आपका ये। हिज फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल नंबर 21 से डिराइव होगा। टू वॉच पॉर्न विद इन द प्राइवेसी ऑफ हिज रूम, हाँ लेकिन विद इन द प्राइवेसी ऑफ रूम में है, ये नहीं कि खुले में बैठ के जो है पॉर्न देख रहे हैं, ठीक। तो वो चीज़ नहीं आएगा, वो फंडामेंटल राइट नहीं, थोड़ा ही अलग होगी। तो ये चीज़ है, और इसमें देखना मना नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सेल करना और डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना पोर्नोग्राफिक मटेरियल ये इलीगल है, इसमें जो है घसीटे जाओगे, ठीक। सेक्शन 1292 ऑफ आईपीसी जो है इसको इलीगल, अवैध मानता है, ठीक है। कई लोग होते हैं ना वीडियो बना के जो है बेचना या फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, इंडिया में भैया इलीगल है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो इलीगल है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अक्रॉस द कंट्री। इसको तो भाई साहब देखना, मतलब आना भी, मुझे लगता है देखना भी वो होगा, मतलब इसको तो दिखा भी नहीं सकते। इसमें क्या था? सेलिंग करना, वितरण करना, इसको दिखाना भी इलीगल है, ठीक। चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाई भी नहीं सकती। कई लोग, मैं जो है बहुत स्ट्रिक्टली इस पे बोलता हूँ, कई लोग बच्चों संबंधित कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि देखो वो तुम्हारे मम्मी पापा इसे कर रहे थे, वो कर रहे। मत करिए ना, आप फॉरवर्ड करिएगा, ये मजाक वजाक में निपट जाओगे आप, समझे। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2067B, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाना भी इलीगल है। फॉरवर्ड और भी करने पे भी निपट सकते हो। और वैसे भी क्या इंसान हो कि जानवर हो, थोड़ा सा समझना भी चाहिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप भी कहीं कोई दिखे तो जरूर उसको जो है वो करिए, कंप्लेंट करिए, ठीक। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है इस वाले याचिका में कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ जो है वो क्राइम है इटसेल्फ में। इन्वेस्टिगेशन करना कि जो है उसने देखा कि नहीं देखा पोर्नोग्राफी और तब उसने चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ किया, ये बेफिजूल की बातें, इसको हम देखने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। वो दिखाना, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा देखिए हम ये कह दें कि हाँ चाइल्ड सेक्स क्राइम हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे किसी ने पॉर्न देखा था, तो उस वजह से क्या होगा, मान लो कह दें कि भैया कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, तो उससे एक ऐसा गो अहेड मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विलांस का। वैसे तो भले ही सरकार कोई बात ना मानती हो सुप्रीम कोर्ट की, मतलब ज़्यादातर उसमें नहीं मानती है, ठीक। तो कई कई जगह मानती भी है, लेकिन इसमें जरूर मान जाएगी कि हाँ हाँ लॉ चेक करते हैं कौन कौन पॉर्न देख रहा है और फिर क्राइम कर रहा है। तो इसके एवज में बहुत तगड़ा एक ऑनलाइन सर्विलांस चालू हो सकता है, जिसका दुरुपयोग भी, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफ देखी कि नहीं देखी वो तो नहीं मतलब है, और भी कई सारी चीज़ों पे फिर जो है उसका उपयोग हो सकता है। तो वो चीज़ें हम नहीं करने देंगे, ठीक। एक चीज़ को सही करने के चक्कर में एक बड़ा दानव को नहीं जो है पैदा करेंगे, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक। चलिए, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट केसेस हो गए, कुछ यहाँ पर दांत तोड़ू सर्जरी में भी देख लेते हैं। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, अब देखो कई लोग जो होते हैं ना, जैसे BDS होते हैं जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, तो 74 साल बाद इसका जो करिकुलम है इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंजेस ला रहे हैं, ताकि इन जो डेंटल सर्विसेज हैं इसको ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड बना सकें और अप टू डेट हो सके, ठीक है। अभी क्या है कि 5 साल का जो है पूरा कोर्स होता है, 4 साल प्लस 1 साल का जो है इंटर्नशिप होता है। इसको हम क्या कर देंगे, 5.5 साल कर देंगे, जिसमें कि आपका जो है 4.5 यानी 4.5 साल आपका जो है एकेडमिक चलेगा और 1 साल का रोटेशनल जो है इंटर्नशिप होगी, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ईयरली की जगह सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम पैटर्न हो जाएगा और 50 से 60
सब्जेक्ट होंगे उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। क्रेडिट बेस जो है यहाँ पे कैरिकुलम हो जाएगा, मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक, पास किया तो उससे कुछ क्रेडिट आपको मिल गया, 5 पॉइंट्स मिल गए, ये समझ लो। फिर आपने दूसरा कुछ पढ़ा तो उससे कुछ पॉइंट्स मिल गए, तो वो पॉइंट किससे आपका जुड़ेगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्तदान अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि पूरे भारतवर्ष में एक मेगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव किया है। वॉलंटरी है, ठीक, जबरदस्ती खून नहीं खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेगा स्वैच्छिक रूप से रक्तदान अभियान शुरू करने का एक रक्तदान अमृत महोत्सव करने की बात कही गई है 17 सितंबर को, जिसमें एम यानी कि जो है आपका जो टारगेट है वो है कि 1 लाख यूनिट ऑफ ब्लड कलेक्ट किया जाए। ब्लड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, पूरा अभी देखिएगा इस वीडियो को। तो इसमें देखिए, डिड यू नो 1 ब्लड डोनेशन कुड सेव अप टू 3 लाइफ्स। अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो 3 जिंदगियां बचा सकते हो, ठीक। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए करने क्या वाले हैं। इस ड्राइव के जरिए एक डेटाबेस बन जाएगा डोनर्स का, जिनको सरकार जो है कभी इमरजेंसी होती तो बुला भी सकती कि भैया आओ खून दो, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए इंटरलिंकिंग हो गई। द मिनिस्ट्री हैज सेंट अ लेटर टू ऑल द स्टेट, सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को उन्होंने लेटर भेजा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि 1 अक्टूबर, अभी 17 सितंबर चालू होगा, 1 अक्टूबर तक इस ड्राइव को चलाओ, रक्तदान के ड्राइव को चलाओ, ठीक, चूंकि 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे होता है। स्वैच्छिक रूप से जाओ, बिल्कुल ब्लड देना चाहिए यार, नया खून बनेगा बढ़िया, पुराना खून लेके क्या घूम रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है ब्लड डोनेशन का, वो उसका अब देखो पंजीकरण कराओगे आप आरोग्य सेतु पोर्टल पर, ठीक, वहाँ जाओ, ये वेबसाइट एप्लीकेशन खोलो, उसमें रक्तदान अमृत महोत्सव को जो है एक आपको मिलेगा पॉपअप, उसको खोलना है। उसमें अगर रजिस्ट्रेशन कर दो कि हाँ भैया हमको ब्लड डोनेशन करना है, और जो है पीपल जाके डोनेट करिए ब्लड, और प्राइम मिनिस्टर का जो मानवता के लिए मिशन है उसमें जो है भाग लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, एक तो ये आरोग्य सेतु पंजीकरण, दूसरी चीज़ है ई रक्तकोश वेब बना दिया जाएगा, एक वेबसाइट बनेगी ई रक्तकोश की, उसमें ये डैशबोर्ड बनेगा, दिखता रहेगा कि किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में कितने लोगों ने कितना ब्लड दिया है। तो इससे क्या है, एक कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन की जो है भावना भी इसमें आएगी, ठीक। अच्छा हाँ, ब्लड से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहता था। देखिए ब्लड यानी कि खून, ये बनता है, ये होता क्या, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि ब्लड क्या है, ये कोशिका है, ये उत्तक है, मतलब उत्तक क्या होता है, टिश्यू है, क्या चीज़ है, तो देखिए ये एक उत्तक है यानी कि टिश्यू है, ठीक। ब्लड में जो टिश्यू है 45% कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। कौन कौन से सेल्स? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें जो है मिलकर 45% जो है ब्लड को जो है बनाती है। 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है खुद में 92% वाटर होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कोशिकाएं हो गई, ये आपका प्लाज्मा, ये तो 2 चीज़ों से बना हुआ है ब्लड। ब्लड का उपयोग या फिर ब्लड का रोल क्या क्या होता है भैया, कहीं जो है चोट लग गई तो खुरन जम जाता है, कोअगुलेशन हो जाता है, ठीक है ना, आपका जो होता है ना खून का थक्का जम जाता है, तो वो चीज़ें हैं। वो कैसे बनता है? विटामिन के खाया करो, प्रोथ्रोम्बिन होता है उसमें। देखिए मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने ये सब पढ़ा है यूपीएससी के लिए, मैंने ये सब पढ़ा है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ये प्रोथ्रोम्बिन होता है जो है आपका के जो है विटामिन खाने से ज़्यादा बनता है, तो आपका आसानी से हो जाएगा ये कोअगुलेशन, जो खून का थक्का जमना है, नहीं होगा तो फिर ये नहीं जमेगा, ठीक। साथ ही साथ ऑक्सीजन का लेन देन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता है ब्लड, ठीक। जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर के अलग अलग जगहों तक, सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड, ठीक है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी ख़त्म कर, मतलब निकालता है अपने शरीर से, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये वेस्ट है निकालो इसे, ठीक है। तो ब्लड जो है निकालता है, तो ये सारे काम भी ब्लड करता है, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, बाकी इसमें ओ ए बी वो जो सारी चीज़ें होती हैं, चलिए वो किसी और बता देंगे। अगला टॉपिक है एडॉप्शन रूल। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये पढ़ाया भी था टॉपिक कि 1 सितंबर से
जो अडॉप्शन रूल आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत थे, ठीक, तो उसमें ये था कि कोर्ट के पास केसेस जाएंगे एडॉप्शन यानी गोद लेने वाले केसेस, मतलब किसी ने कहा कि हम ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बेटा है या बेटी है, जो भी है, जो भी केस है, जो भी वाद विवाद है, उस पर आप कोर्ट पे जाना पड़ता था। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, 2016 वाले जो रूल्स थे उसमें कुछ चेंजेस करके 1 सितंबर से लागू करते हैं। क्या संशोधन किया गया? संशोधन ये किया गया कि कोर्ट शब्द को हटाकर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में वो सारे केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक, और फिर ये लोग थोड़ा स्पीडली जो है इसको इन केसेस को रफा दफा कर पाएंगे जो एडॉप्शन से संबंधित है। इस पर कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने 1 सितंबर के बाद जो है जजमेंट दे दिया है, या फिर कई सालों महीनों के बाद जजमेंट देने वाले थे, वो सब अधर में आ जाएंगे। साथ ही साथ जो है डीएम्स और एडीएम को जो है ये वरासत, इनहेरिटेंस और सक्सेशन यानी कि आपका उत्तराधिकारी, इन सब सिविल मैटर्स में क्यों घुसाया जा रहा है? ऑलरेडी वो लोग बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहते हैं, ठीक, इक्विप्ड हैं, तो इन सब में मत घुसाइए, ठीक। तो ये कुछ जो है क्रिटिज्म किए जा रहे हैं। अच्छा, अब जो ये कोर्ट का जो चेंज किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो सेक्शन 61 में किया गया एडॉप्शन रूल से संबंधित, ठीक, और इससे जल्दी हो पाएगा ऐसा बोला गया, लेकिन देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो देखता है एडॉप्शन के अंतर्गत, तो उन्होंने कहा है कि सभी स्टेट और यूनियन टेरेटरी को बोला है कि भैया ये 1 सितंबर से लागू हो गया है, इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करिए आप लोग अपने राज्यों में, केंद्र शासित क्षेत्रों में, ये चीज़ बोली गई है, ठीक है, ठीक। तो ये पूरी चीज़ें इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, हो सकता है इसी साल आ जाए मेंस में, यूपीएससी और यूपीसीएस के, ठीक। तो चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं आज। देखिए एमसीक्यू की जो ये पीडीएफ है ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, करंट अफेयर क्विज एमसीक्यू करके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपने ये मेन चैनल ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पर भी आप जाकर उस चैनल पे करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज वाले को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। ये वाली पीडीएफ एमसीक्यू वाली उसी जगह मिलेगी आपको, वो वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्विज भी होती है रोज़, तो वो आपके लिए जो है क्वेश्चन लगाने के लिए और बेहतर होने वाला। बहुत आप लोग के लिए सारी चीज़ें बढ़ाते आ रहे हैं हम लोग, ताकि जो है आप लोग तैयारी यहीं से आप लोग सारी चीज़ें कर सकें, ठीक। ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्वालिटी भी रही है। 9650347272 जो है हमारा नंबर है, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं उसको आप लोग इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ G7? तो यूके, फ्रांस, चीन, इटली, बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें आप लोग को पता चल गया होगा कि चाइना जो है आंसर होगा इसे, क्योंकि G7 का हिस्सा चाइना नहीं है। G7 है कौन? पहले G8 होता था, रशिया को निकाल दिया गया 2014 में क्रीमिया को हथियाने के बाद, ठीक। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, एक तो यूएसए है और कनाडा है, ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं इसको, ठीक। G7 कंट्रीज कॉन्टिनेंट वाइज लिखते हैं, आपका वेस्ट टू ईस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कनाडा है, यूएसए है, ठीक। तो अमेरिका में कितने हो गए? 2 हो गए आपके, ये कंट्री हो गए कनाडा और यूएसए। इधर यूरोप में आ जाओ, अब यूरोप में देखो कौन कौन सा है, फ्रांस है, ठीक, आपका ब्रिटेन है, ठीक है, इटली है और जर्मनी। तो 4 यहाँ से हो गए, यूरोप से हो गए। कौन कौन सा? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, पूरा यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, G8 में कंट्रीज़ के अलावा एक जो है यूनियन भी है, कई सारी कंट्रीज का समूह भी है। वो कौन है? वो आपका EU हो गया, ठीक। तो ये यहाँ पे 4 कंट्री और एक समूह, 5वां EU हो गया। एशिया से सिर्फ एक कंट्री है, जापान। मेरे ख्याल से इस तरीके से अब आपको ज़्यादा याद रहेगा, सिर्फ एशिया से एक ही कंट्री है, जापान, ना चाइना ना इंडिया, ठीक है। इससे पहले मान लो रशिया था भी, लेकिन अब वो हटा दिया गया, तब G8 हुआ करता था, याद रहेगा ना। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 103rd अमेंडमेंट एक्ट। 103वें संशोधन में संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16 सब क्लॉज 6 को शामिल किया गया था। तो क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन। एकदम सही है मेरे भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछा गया है तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट पूछा गया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। मान लो इनकरेक्ट है तो फिर उसके अनुसार हमें आंसर करना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? वाह वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो पूरा मतलब अगर कोई यूपी बिहार कहीं का भी हो, पूरे भारत का भी हो, तो जान जाएगा इसको कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या होती है? वन टाइम, एक बार मूल स्तर में वृद्धि, वन टाइम प्राइस लेवल राइज, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स इन प्रोडक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बनाता है। इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस लेवल। मैंने आप लोग क्या बताया? जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज होना एक समय तक, मतलब एक सस्टेन टाइम पीरियड के लिए, जितनी भी उसके अंदर बास्केट जो कमोडिटीज है उन सब के लिए। जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये नहीं एक बार ऐसे बढ़ा फिर बढ़ गया। अब मान लो एक महीने का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, उसमें 100 से 110, 100 रुपये था पिछले महीने, 100 से 110 पहुंचा और फिर जो है उसके बाद हर पूरे महीने में 99 पे रहा, तो वो बराबर 100 ही के आसपास आ जाएगा, तो उसमें कहाँ इन्फ्लेशन हुआ? ठीक, तो ये कंटिन्यूड, ठीक, सस्टेन्ड जनरल प्राइस लेवल में जो इंक्रीज होता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस लेवल, तो ये वाला आंसर इसमें से हो जाएगा। वो मैंने बोला है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ABCD करके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मैक्सिमम कंडीशन जो पूरे सही कर रहा हो वो आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, क्वांटिटी कितनी होती है ब्लड की बताइए ह्यूमन बॉडी में? 14%, 7%, 1%, 90%। अरे भाई साहब, तो भैया 7% होती है। अच्छा, ब्लड वाले से संबंधित मैं एक चीज़ आप लोगों को बताया भूल गया, 1 लाख यूनिट की बात कर रहे हैं ना वहाँ पर, कि 1 लाख यूनिट कलेक्ट करेंगे, तो 1 यूनिट भैया कितने कितने क्या मतलब उसकी कितने का होता है ml का? तो ये 515, 517 ml के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? आप किसी से अगर मान लो ये पूछ लेते, अच्छा एक बियर बोतल बताओ कितना ml होता है, एक दारू बोतल में क्या होता है, तो सारे लोग बताए थे। अब खून के 1 यूनिट में कितना होता है, क्या सच बताइएगा कमेंट करके, क्या आपको पता था कि 1 लीटर होता है कितना होता है? 515 से 517 ml। मैंने देखा कई जगह 515, 500, कई जगह 500 भी दे रखा है, बट 515 इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक, तो ये वाला है। मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, नाइजीरिया डजन शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, नाइजीरिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अगर आपने मैप देखा है तो इसको आराम से कर लेगा। देखिए, अब पहला जो ऑप्शन है वो है बेनिन, दूसरा है चाड, तीसरा है नाइजर और चौथा है टोगो। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूँ इसको आपको छूना भी नहीं चाहिए, नहीं छूना चाहिए। ये तो ये फैक्ट वाला मैपिंग का फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, या तो ये आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैप देखना पड़ेगा। आंसर इसका टोगो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जैसे कि ये है, आपको PDF कहाँ मिलेगी? करंट अफेयर क्विज वाले चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। देखिए, ये मैप देखना ज़रूरी है, और मैं आपको दिखवाऊँ, ज़बरदस्ती कराऊँ कि भैया मैं तो पता चले, इसलिए वाली चीज़ भी मैंने चालू करी है। नाइजीरिया किस कंट्री से साझा नहीं करता, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पे आंसर था टोगो। किससे किससे करता है? तो यहाँ पर देखो, नाइजर से कर रहा है, बेनिन से कर रहा है, ठीक है, कैमरून से कर रहा है आपका, ठीक, लेक चार्ड है यहाँ पर। कौन है? अबूजा इसकी जो है कैपिटल है। बाइट ऑफ बेनिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक, और नाइजर रिवर इसके थ्रू जा रही है, बेन्यू ये लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ देखो, नाइजर देखो यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें देखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 13 सितंबर को क्वेश्चन ये पूछा गया था, GS पेपर 1 से हिस्ट्री संबंधित था। 55वां क्वेश्चन था, वाई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 सिग्निफिकेंट टू इंडिया। एनालाइज करना था, यानी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने थे। तो देखिए, भारत की तरफ से विवेकानंद जी, नरेंद्र नाथ दत्ता जी जो है गए थे। उन्होंने भारत का मतलब एक स्पिरिचुअलिज्म वाला पार्ट, एक जो है रिलीजियस वाला पार्ट, एक क्या हम किस प्रकार सोचते हैं, एक ओरिएंटल जो थिंकिंग है उस वाले पार्ट को भली भांति पूरे विश्व के सामने रखा। आज की बात नहीं, जब हमारा देश जो है ब्रिटिश के अंदर जो है गुलाम था, तब उस टाइम पे शिकागो में जाके विवेकानंद जी ने जाके दुनिया को पोर्ट्रे किया कि जो है हमारा किस प्रकार से क्या एक एप्टीट्यूड है, क्या एक एटीट्यूड है, किस तरीके से हमारी विचारधारा है, ठीक, हिंदुज़म की, आपका जो है इंडियंस की, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता किस तरीके से क्या है, ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट करता है। अगर मैं ये कहूँ कि सॉफ्ट पावर की दुनिया में अगर कहीं नींव रखी गई, तो वो मतलब एक होता है कि सॉफ्ट पावर है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करके वो पूरे मतलब उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला था कि मैं सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करना है,
लेकिन पूरी दुनिया के सामने रखना, एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, उस चीज़ को उजागर करना। तो मुझे ये लगता है, और आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सॉफ्ट पावर की एक जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन पब्लिश वो किया, वो यहाँ से किया गया और विवेकानंद द्वारा किया गया। सॉफ्ट पावर मैं कई बार आप लोग पढ़ाता था, और ये वाला यूपी पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता दूं, या फिर कुछ ना भी आया तब भी बोल दूं कि देखिए हमारे से आया था। ठीक, मेन आप ये है कि रोज़ करते चलो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक साथ 15 दिन वाले कोर्सेज वालों के पीछे मत पड़ो, कुछ नहीं कराते हैं वो, कुछ भी नहीं कराते। ठीक, पैसा कलेक्ट करते हैं खाली। तो ये आप इस तरीके से सिग्निफिकेंस बता सकते हो इंडिया के लिए। ठीक, तो सॉफ्ट पावर है इस तरह। अगर मान लो अब इसमें और क्या आप कर सकते हो, क्या बता सकते हो इसमें, इंडिया को जो है, कोई डिफेंस की तो बात है नहीं। ठीक, और 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको टू द पॉइंट ही रखना, एक तरफ एक मतलब एक दो जो मेन पॉइंट है उसी पे फोकस करना है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 सितंबर का 56वां क्वेश्चन आज का है जीएस पेपर 2 का। सिंस द इंसेप्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा इट इज ऑफन इन न्यूज। ठीक, ईडब्ल्यूएस कोटा की स्थापना के बाद से यह अक्सर खबरों में रहता है। व्हाट आर द इश्यूज विद ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ क्या समस्याएं हैं, एंड व्हाट आर द सजेशंस टू रेक्टिफाई देम अकॉर्डिंग टू यू, और आपके अनुसार उन्हें सुधारने के लिए क्या सुझाव है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित समझाएं। सिर्फ 10 मार्क्स का इसको रखा है क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग तो क्वेश्चन की साइज देख के आंसर लिखने लगते हैं कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन है, इस पर तो मैं बहुत शब्द लिखूंगा। नहीं नहीं, ठीक, समझिए क्या पार्ट्स हैं, 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या पार्ट्स हैं, ABC जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है वो लिखिए, वर्ड्स देखिए, और मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट जो है टू द पॉइंट आप लिखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा कठिन करके लिखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सिंपल भाषा में अबव एवरेज क्वेश्चन सारे लिख डालोगे, वहीं एक्सीलेंट आंसर लिखने जो जाएगा वो कभी भी ना तो क्वेश्चन पूरा कर पाएगा और ना पूरे नंबर, अच्छे नंबर, अबव एवरेज मार्क्स नहीं ला पाएगा। एक्सीलेंट लिखने वालों के साथ दिक्कत ये हो जाती है। चलिए चलते हैं अपना मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज का, और ये पेड कोर्स चल रहे हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है। कोई भी आपको दिक्कत है तो 9650347272 पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, देखिए आज का मोटिवेशनल कोट ये है, स्टूडेंट से संबंधित ही है। प्रश्न पूछना और उसका जवाब जानने की चेष्टा करना, चेष्टा नाम रखा गया है, यहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया है, मतलब कि आप चेष्टा करो। कई लोग बच्चे जो है नहीं पूछते कि अरे मुझे लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, इतना हल्का डाउट पूछ रहा है या पता नहीं क्या बात है। ठीक, तो वो सब नहीं, प्रश्न पूछना, उसका जवाब जानने की चेष्टा करना एक विद्यार्थी का खास लक्षण होता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण जो होते हैं, बताइए, कोई कमेंट करके लिखिए कौन कौन से लक्षण होते हैं। वको, ध्यानम, श्वान, निंद्रा। ठीक, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखो लिखो लिखो, कमेंट करो, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और लोगों के साथ जो है आप इसको कम से कम 1 लोग के साथ शेयर कर सकते हो। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये मेहनत जो है लगातार जारी है। आप लोग के लिए बस यही वो है, प्रार्थना है कि आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो। अगर देखते हो तो कुछ भी लिख के जाओ, कुछ अच्छा लिख के जाओ, ताकि मोटिवेशन आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।